परिसीमन बिल सरकार की अगली बड़ी राजनीतिक परीक्षा बन गई है। संविधान संशोधन वाले इस प्रस्ताव को संसद से पारित कराने के लिए सिर्फ राजनीतिक इच्छा नहीं बल्कि मजबूत अंक गणित भी चाहिए। इसलिए सत्ता पक्ष की नजर सिर्फ अपने सहयोगियों पर नहीं बल्कि विपक्ष के उन दलों पर भी है जिनके समर्थन से 2/3 बहुमत का रास्ता आसान हो सकता है। इसी बीच एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने पहली बार समर्थन की संभावनाओं के संकेत दिए हैं, लेकिन इसके साथ एक अहम शर्त भी उन्होंने जोड़ दी है। सुप्रिया सुले ने कहा है कि अगर परिसीमन विधेयक में पूरे देश में लोकसभा सीटों में 50% की बढ़ोतरी का प्रावधान होगा और सभी राज्यों के साथ संतुलित व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा तो उनकी पार्टी समर्थन पर विचार कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में इस विकल्प पर चर्चा हुई है। उनके मुताबिक सिर्फ एनसीपी शरद पवार ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने भी इस सुझाव पर सकारात्मक रुख दिखाया है, पॉजिटिव यहां पर नजर आए। हालांकि सुले ने यह भी साफ किया है कि अंतिम ड्राफ्ट सामने आने के बाद ही पार्टी अपना आधिकारिक रुख जो है वो तय करेगी। सिर्फ कह रहे हैं कि 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए लाया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ये हमारी मांग है। लिमिटेड मांग है, डीलिमिटेशन की कोई भी मांग इंडिया अलायंस ना एनसीपी एसपी ने की है। हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी सिर्फ इतनी मांग सीमित है कि आपने महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा किया था, वो वायदा पूरा कीजिए। सिंपल। जानना चाहते हैं क्या बातचीत हुई थी, उसमें क्या हुआ था आगे, और वो डेट भी बताइए था। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप अभी ऐसा प्रपोज करेंगे 50%। नहीं, अभी नहीं, पिछले अभी तो बिल ही नहीं आया, पार्लियामेंट का सेशन ही चल नहीं रहा है। यानी संदेश साफ है, समर्थन का दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं है लेकिन बिना शर्त भी नहीं। यही वजह है कि अब चर्चा संसद के गणित पर भी है। लोकसभा में एनडीए के पास 298 सांसद है, टीएमसी के संभावित 20 बागी सांसद, उद्धव गुट के 6, एनसीपी शरद पवार के 8 और डीएमके के 22 सांसद अगर समर्थन करते हैं तो कुल मिलाकर 354 सांसदों का समर्थन हो जाएगा, जो कि 2/3 बहुमत के बेहद करीब पहुंच सकता है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बड़ा राजनीतिक दावा किया है। उनका कहना है कि सरकार 131वां संविधान संशोधन बिल लाने की तैयारी में है और इसके लिए शरद पवार और एमके स्टालिन को अपने पक्ष में लाने की कोशिश भी की जा रही है। संसद में एनसीपी शरद पवार की संख्या भले ही बहुत बड़ी नहीं हो, लेकिन संविधान संशोधन जैसे मामलों में हर सांसद का महत्व जाहिर तौर पर बढ़ जाता है। शरद पवार गुट की अगर हम की ताकत की बात करें तो लोकसभा में 8 सांसद, राज्यसभा में 1 सांसद और कुल मिलाकर के यह आंकड़ा हो जाता है 9 सांसद शरद पवार के पास है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। सरकार ने अभी विधेयक का अंतिम मसौदा सार्वजनिक नहीं किया है और विपक्ष भी उसी का इंतजार कर रहा है, लेकिन इतना तय है कि परिसीमन अब सिर्फ निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन का मुद्दा नहीं रह गया है। यह आने वाले समय में संसद के भीतर राजनीतिक रणनीति, सहयोगियों की भूमिका और बहुमत के गणित की सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है। फिलहाल सबकी नजर 2 बातों पर टिकी है। पहली, सरकार विधेयक का अंतिम मसौदा कब लाती है, और दूसरी, क्या सुप्रिया सुले की शर्तें अब उस ड्राफ्ट में शामिल होती हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो परिसीमन बिल पर संसद का पूरा राजनीतिक गणित बदल सकता है। और चलिए अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। खास मेहमानों का रुख हम करेंगे और हमारे साथ हैं बीजेपी से प्रवक्ता समीर बाखरी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। और साथ ही एनसीपी से प्रवक्ता शरद गुट के प्रवक्ता हमारे पास है महेश तपासी जी। सर, आपका भी बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। और महज थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शिर्के जी हमारे साथ हैं। समीर बाखरी जी, रुख आप ही का करेंगे, शुरुआत आप ही से करेंगे। यहाँ पर विवाद ये पहले भी गर्माया और अब एक बार फिर से यहाँ पर जो बातें अब कही जा रही हैं, जिस तरीके से सुप्रिया सुले ने बयान दिया कि अगर सभी राज्यों की सीटें सम्मान अनुपात यानी कि 50% की बढ़ोतरी में बढ़ती हैं तभी वे इस पर विचार करेंगी। अब एक मसौदा, एक ड्राफ्ट आएगा तो क्या उसमें शामिल किया जा सकता है? क्या इस पर बीजेपी विचार कर सकती है, सरकार विचार कर सकती है, और क्या ये संभव नजर आता है? देखिए पिंकी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की महिलाओं को एक कमिटमेंट दिया है कि 33% रिजर्वेशन हम पार्लियामेंट और विधानसभा के इसमें लाएंगे। तो कैसा है, तो पार्लियामेंट के लिए जो जो पार्टियों से बात करनी पड़ेगी तो हम सबसे बात कर रहे हैं। और दूसरी बात ऐसी है, देश के हित में, अगर देश के विकास के लिए या देश के महिलाओं के हित में
अगर कोई भी पार्टी से बात करनी पड़े और उनको साथ लेना पड़े तो उनका स्वागत ही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शरद पवार साहब एक सीनियर नेता है, उन्होंने राजनीति 50 साल से देखी हुई है, तो देश हित में क्या है वो भली भांति जानते हैं। और हमारे जो वरिष्ठ नेता है उनके साथ चर्चा करके क्या मसूदा रहना चाहिए, क्योंकि ये मतलब ये शीर्षकतम नेतृत्व का कॉल रहता है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि शरद पवार साहब की पार्टी ये जो महिला विधेयक है उसको सपोर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि शरद पवार साहब की पार्टी इंडिया अलायंस में भी और महाविकास आघाड़ी में भी मतलब एक वहां पर कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आप देखिए चिदम्बरम साहब ट्विटर पे कहते हैं कि शरद पवार साहब की पार्टी और डीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी का संवाद शुरू है। तो भाई आप ट्विटर पे संवाद करेंगे, आपका इंडिया अलायंस में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सुप्रिया सुले जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके चिदम्बरम साहब को जवाब देती है, ट्विटर पे चिदम्बरम साहब उनके सवाल पूछते हैं। तो देखिए इंडिया अलायंस इज मतलब इन इंग्लिश आई कैन से इट इज कंप्लीटली डेड, सिर्फ एक नाम के लिए है और इनका कोई एजेंडा नहीं है, ना कोई कॉमन एजेंडा है, ना कोई इनकी नीति है। और महाराष्ट्र में भी देखिए महाविकास आघाड़ी नहीं है, ये महाविकास बिगाड़ी हो चुकी है। हिंदुत्व वापस लाने की कोशिश में उद्धव ठाकरे जी आंदोलन कर रहे हैं। ये भी तो बात है ना कि सुप्रिया सुले ने सीधे कहा है कि डीलिमिटेशन से, परिसीमन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। महिला आरक्षण बिल की बात हो रही है, ये तो पास हो चुका है, मुद्दा तो परिसीमन का है कुल मिलाकर। देखिए जो परिसीमन का बिल पास हो चुका है उसके तहत पहले सेंसस होगा और उसके बाद वो लागू होगा। तो इसमें काफी अड़चने हैं। तो मोदी साहब तो उनको 2027 या 2029 के चुनाव में लागू करना चाहते हैं। तो अगर जल्दी लागू करना है और कोई भी दक्षिण के राज्य को हम उसका कोई इफेक्ट नहीं होने दे रहे, तो ये तो स्वागत सबने करना चाहिए। मैं तो आह्वान करता हूँ कांग्रेस पार्टी ने भी इसका समर्थन करना चाहिए। तो कांग्रेस का एक महिला विरोधी चेहरा हमेशा से रहा है। इनके पार्टी में सिर्फ एक फैमिली राज कर सकती है, देश की आम महिलाओं को बाकरे जी एक सवाल का जवाब दीजिए। बाकरे जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा, जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो चुका था तो अब यहां पर 2026 में नया संशोधन लाकर इसे परिसीमन की पेचीदा शर्तों में फंसाने का क्या इरादा था? ये तो बिल्कुल उसी तरीके से हो गया कि महिलाओं को शक्ति देने का इरादा तो साफ है, लेकिन हम शक्ति तब देंगे जैसे कि नौकरी आज पक्की है लेकिन आपको लेटर बाद में मिलेगा। ये तो आप उस तरीके से कर रहे हैं। देखिए पिंकी जी, प्रधानमंत्री मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने ये हिम्मत दिखा के ये बिल पास कराया। आज तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी बात करती थी और हम अगर जल्दी उसको लाना चाहते हैं और देश का डिलिमिटेशन एक्सरसाइज आप भी जानते हैं 2001 के बाद 2026 तक उसका मतलब एक फ्रीज था उस पे, लेकिन अभी उसको डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। तो दक्षिण देखिए मुझे एक कंप्लीट करने दीजिए, दक्षिण राज्यों के साथ कोई अन्याय ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि 50% सीट सब राज्य की बढ़े और डिलिमिटेशन उसके साथ हो, महिलाओं का भी आरक्षण उसके साथ हो। जो एडिशनल सीट बढ़ रही है उसमें महिला आरक्षण भी हो जाएगा। तो ये प्रपोजल में तकलीफ क्या है? इसके खिलाफ कोई लॉजिक देने को तैयार नहीं, लेकिन महिलाओं का विरोधी है, महिलाओं को आरक्षण देना नहीं है, इसलिए विपक्षी पार्टियां सुनिए, आप कांग्रेस को महिला विरोधी बता रहे हैं लेकिन बिल तो पास हो गया। अगर कांग्रेस महिला विरोधी होती तो बिल तो नहीं पास हो पाता। देखिए कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा जो है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने साल कांग्रेस पार्टी ये बात कर रही थी, क्या कभी इन्होंने इस बिल पे लाया? इनके तो लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह ने बिल फाड़ा है और इन्होंने पूरे संसद का सांसद स्टेशन होने नहीं दिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी अगर जल्दी लाना चाहते हैं, देखिए ये कानूनी अड़चन है। अगर पास तो हो गया 2027 के बाद होता बाकरे सर, आप वही बात कर रहे हैं कि हम महिलाओं को लागू हो सकता है, क्या आप मुझे बताइए? समीर बाकरे जी, ये तो वही वाली बात कर रही है ना बीजेपी के, हम महिलाओं का उनका अधिकार देंगे, उनका हक देंगे, लेकिन उनका अधिकार हम तब देंगे जब उससे हमें कुछ फायदा होगा। हम अपने तरीके से देंगे, हमें कोई फायदा होगा, हम उसमें कुछ और रूल्स बनाएंगे, कुछ और बाउंड्रीज सेट करेंगे। जब वहां से हमें लगेगा कि हाँ अब ठीक है, तब हम महिला को, आप डायरेक्ट महिलाओं के बारे में थोड़ी सोच रहे हैं, आप सिर्फ महिलाओं के बारे में थोड़ी सोच रहे हैं। अगर आप सिर्फ महिलाओं के बारे में सोचते तो 2023 में पास हो चुका होता, तो उसके बाद बहुत स्मूथली आगे बढ़ता। खैर हमारे साथ सुभाष शिर्के जी भी हैं, सर आपकी तरफ आना चाहेंगे। आप सुन रहे थे बाकरे जी को, समीर बाकरे जी को, और सुप्रिया सुले ने जो बयान इस वक्त दिया है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? और बीजेपी अब भी उसी बात पर अड़ी है, इनका एक ही नारा है कि कांग्रेस जो है वो महिलाओं के खिलाफ है, महिला विरोधी है। और सुभाष जी ये भी इसमें थोड़ा सा मैं पिंकी के सवाल में ऐड कर देती हूँ कि जो सुप्रिया सुले ने कहा है कि लोकसभा सीटों में 50% की बढ़ोतरी का प्रावधान होगा, तो हम सोचेंगे तो ये जो 50% जिसका जिक्र वो करें, ये क्या कैलकुलेशन है? मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन भी समझाइए। देखिए पिंकी जी और प्रेरणा जी, एक तो बीजेपी जो परिसीमन करना चाहती है उसमें महिला रिजर्वेशन सम्मिलित नहीं है, ऐसी जानकारी बाकी दलों को है।
अगर बाकरे जी इसमें पूरी तरह से अगर बता दे तो ठीक रहेगा, लेकिन महिला जो रिजर्वेशन है वो इस परिसीमन में शामिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि 360 सांसद चाहिए बीजेपी को इस जो परिसीमन का बिल है उसको पास करने के लिए, और बीजेपी के पास इतना पर्याप्त संख्या जो है वो नहीं है। इसलिए वो हर छोटी पार्टी जो रीजनल पार्टी है उसको तोड़ना चाहती है। एनसीपी के कम से कम 5 से 6 सांसद है एनसीपी शरद पवार गुट के, उनको संपर्क किया गया है और उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनको प्रलोभन यही दिया जा रहा है कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें ज्यादा आपको जो पैसा है वो आपको दे देंगे, और बाकी जो चीजें हैं जैसे शिवसेना के सांसद को तोड़ा गया था उस तरह की चीजें वहां पे की जा रही हैं। तो महेश तपासे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष शिर्के जी, महेश तपासे जी, आप शायद सुन रहे थे ये तमाम बातें, और सुप्रिया सुले के बयान को लेकर अब चर्चाएं बहुत तेजी से गर्म है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अभी भी कह रही है कि कांग्रेस, आप लोग जो हैं और तमाम जो संगठन, ये पूरा गठन बना हुआ है इंडिया अलायंस, वो महिला विरोधी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है उससे देश नहीं चलता। भारतीय जनता पार्टी 12 साल पुराना, लेकिन फिर भी सर फिलहाल देश तो भारतीय जनता पार्टी चला रही है। नहीं ठीक है ना, 12 साल से चला रही है ना। 12 साल पहले तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। जो देश में विधायक काम हुआ उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी का काम होता है, और जो स्वतंत्र संग्राम हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का क्या होता है पूरा देश जानता है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो बातें हमारे एनसीपी एसपी को लेकर कही जा रही है, मैं अपना पूरा विवाद जो एनसीपी तक ही सीमित रखूंगा। जो हमारे एनसीपी एसपी के बारे में कहा जा रहा है कि एनडीए को समर्थन दिया जाएगा या कहीं और विलय हो जाएगा, पूरी तरह से बेबुनियाद बातें हैं। ये मीडिया में छाई हुई बातें हैं। इसका खंडन हमारी राष्ट्रीय नेता सुप्रिया सुले का बयान है सर, वो क्या है फिर जो सुप्रिया सुले ने कहा? सुप्रिया सुले जी ने ये कहा कि 33% वुमेन्स रिजर्वेशन को हमारा समर्थन है। आप कब ला रहे हैं रिजर्वेशन बताइए? डीलिमिटेशन की कोई बात पिछले बिल में भी नहीं थी, और अभी भी कोई डीलिमिटेशन का जो नया बिल है उसके ऊपर जब आएगा तो वो हम उस पर बात करेंगे। पिछले बार भी डीलिमिटेशन को लेकर विपक्ष के नेताओं के साथ किरण रिजिजू जी, सुनिए मेरी बात, किरण रिजिजू जी और अमित शाह साहब की बैठक हुई थी। उसमें उन्होंने एक एक दल को अलग अलग से बुलाया था। तो हमने इतना ही कहा था कि पूरे विपक्ष को, इंडिया ब्लॉक को, इंडिया अलायंस को पूरे एक साथ आप बुलाइए, और सरकार क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है, सबको एक साथ बताइए। किसी को एक कुछ कान मंत्र दिया, दूसरे को दूसरा कान मंत्र दिया, इस प्रकार की बातें नहीं चलेगी। आपको जो भी कहना है, खड़गे जी ने लेटर दिया हुआ इंडिया अलायंस की तरफ से, और इंडिया अलायंस की तरफ से उन्होंने यही कहा कि सबको साथ में बुलाइए, और यही चीज को सुप्रिया जी ने आज। ठीक है समीर जी, आपने सुना होगा महेश जी ने क्या कहा कि आप बातचीत करिए, चाहे डिलिमिटेशन पर बात करनी है या महिला आरक्षण बिल पर बात करनी है, लेकिन सबको साथ लेकर के बात करिए, सबको एक साथ बुलाइए। देखिए प्रेरणा जी, हमारा हमेशा संवाद सभी राजनीतिक दलों से शुरू हो रहता है, और शरद पवार साहब एक सम्मानित, कद्दावर और बहुत रिस्पेक्टेड नेता है। महाराष्ट्र के 50 साल से राजनीति में है। उनका एक राजनीति का अपना एक तरीका रहा है। वो उनके कभी स्थायी मित्र या स्थायी विरोधी नहीं रहते, उनका स्थायी हित रहता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शरद पवार साहब देश के हित में जो है वो निर्णय लेंगे, और भारतीय जनता पार्टी से संबंध उनके अच्छे रहे। हमारा संवाद, हम चाहे हमारे राज्य के तौर पे हो या चाहे प्रधानमंत्री के तौर पे हो, हमेशा उनसे बना रहता है। और मैं आशा करता हूँ कि शरद पवार साहब इसमें निर्णय लेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि शरद पवार जी जो है वो इतने मतलब उनको माना जाता है महाविकास आघाड़ी में, वो हम बाकी जो महाविकास आघाड़ी के घटक है और इंडिया अलायंस के घटक है उनको भी वो कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये देश हित में बिल है, महिलाओं का आरक्षण है, महिलाओं को अधिकार देने की बात है। और शरद पवार साहब भली बात जानते हैं, क्योंकि उन्होंने 60 साल महाराष्ट्र में राजनीति की है और उन्होंने भी काफी चीजें महिलाओं के लिए की है। तो मैं आशा करता हूं कि इतने कद्दावर जो नेता है वो देश के हित में एनडीए के साथ ये बिल के समर्थन में आएंगे, और बाकी पार्टियों को भी आह्वान करेंगे कि आप साथ में आइए। ठीक है महेश जी, सुना आपने, समीर बाकरे जी तो कह रहे हैं कि शरद पवार जी का समर्थन जो है इस पूरे मामले पर मिल सकता है। नहीं, पूरा समर्थन महिला आरक्षण के बारे में तो है ही, परिसीमन के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। हाँ। देश के महाराष्ट्र सबसे पहला राज्य है जिसने महिलाओं को आरक्षण दिया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दिया, और वो अभी 50% है। जब पवार साहब सीएम थे तब 33% का रिजर्वेशन हुआ था, उसके बाद बढ़ाकर 50% का रिजर्वेशन दिया। तो शरद पवार जी के बारे में हमारे बाकरे साहब ने जो बोला, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि वो पवार साहब की सीनियोरिटी को मानते हैं, उनको जानते हैं। लेकिन मुद्दा यही है कि आपको क्या करना है। आपको वुमेन में रिजर्वेशन बिल लाना है
या आपको परिसीमन लाना है, डीलिमिटेशन लाना है। आपको अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल लाना है तो हम हमारे साथ पूरा विपक्ष है, पूरा इंडिया अलायंस है, देश के 550 सांसद सब आपको वोट करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परिसीमन जहां तक लाने की बात है, वहां पे उत्तर और भारत ये दो हिस्से हैं। दक्षिणी देशों दक्षिणी प्रांतों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, जो रिप्रेजेंटेशन को लेके उत्तर के राज्यों की संख्या बढ़ेगी, दक्षिण के राज्यों की संख्या घटेगी। इसके ऊपर आपके पास कोई विकल्प नहीं है और आप एक एक लोगों को क्यों बुला रहे हैं? मेरी फिर से बाकरे साहब से दरख्वास्त है कि आप किरण रिजिजू साहब से और देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब से बात कीजिए और बोले सबको एक साथ बुलाइए, पूरे इंडिया अलायंस को बुलाइए और आपकी पूरी बात सबके सामने, मीडिया के समक्ष सबके सामने बात कीजिए। ट्रांसपेरेंसी की बात जो है बाकरे साहब कर रहे हैं, बताइएगा। तपासे जी कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी की बात कि सबको बुलाकर समक्ष रहे। देखिए तपासे जी को मैं कहना चाहता हूँ, महाविकास आघाड़ी के महाराष्ट्र में कोई 3 नेता साथ में नहीं आते, इंडिया अलायंस के डीएम के साथ में नहीं है, इनके पास टीवी के नहीं है, इनकी लेफ्ट पार्टीज नहीं है, टीएमसी नहीं है, तो इंडिया अलायंस है का? हम तो अलग अलग राजनीतिक पार्टी से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कोई गठबंधन ही नहीं है। अगर हमारे को कोई एक गठबंधन दिखेगा जिसमें वैचारिक समन्वय हो, एक कभी अखिलेश यादव नहीं तो फिर आप लोग अलग अलग से बात कर लीजिए। समीर जी देखिए बाकरे जी, आपकी थोड़ी सी मेरे ख्याल से जानकारी कम है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में एक कॉमन लेटर देश के गृह मंत्री अमित शाह साहब को लिखा गया, उसमें इंडिया अलायंस की तरफ से लिखा गया क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, उनके लेटर हेड पे एक लेटर दिया गया और उसमें यही गुजारिश कही गई कि सबको आप साथ में बुलाइए, एक साथ बुला के किसको क्या कान मंत्र दे रहे हैं, क्या दबाव नहीं चलेगा। आपको देश की महिलाओं के लिए आरक्षण, हमारा समर्थन है, इंडिया अलायंस का समर्थन है। परिसीमन लाना है तो दक्षिण के राज्यों से बात करनी पड़ेगी, उसका क्या असर दक्षिण के राज्यों पे होगा, ये सारी चीजें बात करनी पड़ेगी। वैसे भी महेश जी सरकार जो है वो अपना समर्थन जुटाने में लगी हुई है और जो भी वो तोड़ गना भाग की जो भी अपनी राजनीति है वो करके